हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग गॉस के एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। हालांकि बच्चों, हम लोग गॉस के एप्लीकेशन पर एक वीडियो कर चुके हैं, यह उसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, कापी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना आप स्टार्ट करें। हालांकि बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में गॉस के दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। बच्चों, आप हेडिंग लगाएंगे तीसरा, एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसकी अंग्रेजी जो बच्चों हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged non-conducting solid sphere। ठीक है बच्चों। अब बच्चों समझे कि अचालक ठोस गोला कैसा होता है। बच्चों, जब हम अचालक ठोस गोले को आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा जो आवेश होता है उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। हालांकि बच्चों, हम चालक गोले में देख चुके हैं कि जब उसको आवेश देते थे तो पूरा का पूरा आवेश क्या होता था, चलकर उसके सतह पे आ जाता था, यानी पूरा का पूरा जो आवेश होता था उसकी सरफेस पर फैल जाता था। लेकिन अचालक गोले में ऐसा नहीं होता बच्चों। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं। वह पूरा का पूरा आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो दिया गया आवेश है इसके संपूर्ण आयतन में फैल गया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, इस संपूर्ण आयतन में फैल चुका है। अब थोड़ा बच्चों फिगर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, माना निर्वात अथवा वायु में कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। ठीक बच्चों, हमने बताया कि मानक निर्वात अथवा वायु में एक कैपिटल आर त्रिज्या का हमारे पास अचालक ठोस गोला है जिसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। वह पूरा का पूरा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है बच्चों। हालांकि बच्चों यहाँ पे जो आवेश है उसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है, यानी इस अचालक ठोस गोले के पास कैसा आवेश घनत्व होगा बच्चों, आयतन आवेश घनत्व होगा। यानी बच्चों रो बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर का आवेश यानी क्यू बाई क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण आयतन। आयतन क्या, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए, अब इस अचालक ठोस गोले की वजह से बच्चों हम 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहला इसके भीतर, दूसरा इसके पृष्ठ पर, तीसरा इसके बाहर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले इसका जो केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ के बाहर। ठीक है बच्चों, पृष्ठ के बाहर यानी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है,
यानी इसके बाहर कोई बिंदु हम लेंगे जिसको मान लेंगे कि इसके केंद्र O से दूरी क्या है, R है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों की इसका केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी इस पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ आप बनाए बच्चों तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बच्चों गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, यह इसका गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। अब बच्चों मान लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ पे एक छोटा सा हम क्षेत्रफल अवयव ds ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा क्षेत्रफल अब ds ले लेते हैं जिसकी दिशा कहां होगी बच्चों, अभिलंबवत बाहर की तरफ। यानी क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब बच्चों देख रहे हैं कि सिमेट्री के कारण, मतलब सममिति के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र नियत है, अर्थात एक समान है। क्यों समान है, क्योंकि बिंदु O से इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है बच्चों, समान है। चाहे यहां से यहां तक की दूरी बात की जाए, ये दूरी बात की जाए, ये दूरी बात की जाए, हर एक पॉइंट क्या है, समान है। यानी गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बच्चों है वह नियत है ना, और उसकी दिशा कहां होगी, अभिलंबवत बाहर की तरफ। यानी दिशा कहां हो जाएगा, अभिलंबवत बाहर की तरफ। अब बच्चों हम इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू, हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डी एस होता है, ए डॉट डी एस होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए डी एस और कॉस थीटा। थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। बच्चों हम देख रहे हैं कि दोनों सदिश एक ही दिशा में, जिधर ई है उधर ही ds भी है। तो थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 0 डिग्री। थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। यानी फाइनली जो फाई की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों, ई तो अचर पद के जैसा कार्य कर रहा है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा बच्चों। अंदर क्या मिलेगा, cos 0 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, केवल क्या मिलेगा हमें, ds मिलेगा। ds बच्चों इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है ds। तो बच्चों यह मान के चला जा सकता है कि जो गॉसियन पृष्ठ है ऐसे ही तमाम छोटे छोटे ds अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और सबको जोड़ दे तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। गॉसियन पृष्ठ एक गोला है, तो गोले का क्षेत्र आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, स्मॉल r है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। यानी हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल जो ds की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी फाइनली जो फ्लक्स बच्चों निकल के आएगा फाई बराबर E इंटू इसका वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमने इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब गाउस के नियम से बच्चों यह जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी क्या हो जाएगा, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बच्चों Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन यहां पे बच्चों Q इनसाइड के जगह पे हमने कौन सा आवेश लिया है, प्लस Q आवेश लिया है। कैसा आवेश लिया है, प्लस Q आवेश। यानी बच्चों यहाँ पे जो Q इनसाइड है वो प्लस Q आवेश के बराबर है। तो ये भी फ्लक्स बच्चों है और ये भी फ्लक्स है। यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाला, दोनों फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्वल करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
इधर क्या हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र निकल कितना आ जाएगा बच्चों, E बराबर हो जाएगा Q पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा R स्क्वायर। यह रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, इस अचालक ठोस गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यह निकल के आएगा। अच्छा बच्चों, इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें तो जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सेम इतना ही आया था। इसका मतलब यह कि जब हम अचालक ठोस गोले की वजह से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ये जो ठोस चालक गोला है वह एक बिंदु आवेश के जैसा व्यवहार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा जो आवेश इस गोले के केंद्र पर केंद्रित है ना, इस गोले के केंद्र पर स्थित है। ठीक है बच्चों, यह प्रतीत होता है। तो बच्चों ये हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब इसके घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, रो है ना, तो घनत्व के पदों में क्या हो जाएगा, घनत्व के पदों में यहां से Q का मान निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए Q का मान क्या निकलेगा, रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से मान रख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q का मान बच्चों यहां से निकाल कर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर है। देखिए कुछ कट रहा, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। यानी E बराबर हमें क्या मिलेगा बच्चों, E बराबर हमें मिलेगा रो और ऊपर कुछ बच रहा हाँ आर क्यूब, नीचे हो जाएगा हमारा 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र आएगा उसके घनत्व के पदों में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये तो हमने इसका फर्स्ट केस बता दिया कि इस अचालक ठोस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब बच्चों हम लोग इसके पृष्ठ पर निकालेंगे। ठीक है, तो इसे फटाक से हम नोट कर लें बच्चों इधर, हाँ वीडियो पूछ करके फटाक से बच्चों इधर नोट कर लें आप। हाँ नोट कर लिए, इसे मिटाए ना। अब हम लोग निकालेंगे हाँ बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें बच्चों, इसका नाम फर्स्ट यहां पर दिए थे ना, इसको सेकंड मान लें और इसको मान लें आप थर्ड मान लें। ठीक है, अब बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र कहां निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे। ठीक है, यानी जो सेकंड बच्चों केस होगा पृष्ठ पर होगा। ठीक है, यानी R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब बच्चों क्या करें, जो बिंदु P बाहर था उसको उठा कहां लेके आएंगे, इसके सतह पर लेके आएंगे। ठीक है, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो यानी R किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यानी इस बिंदु P को उठाकर हमने कहां लाया, पृष्ठ पर लेके आया, यानी स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। यानी जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारा, उसी से समीकरण 2 एंड 3 से वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड से बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r के क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। बस ये रिजल्ट निकल जाएगा। इसी बार बच्चों थर्ड वाले इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, E बराबर क्या रिजल्ट है, रो आर क्यूब हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट है और स्मॉल r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। रो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा, ये दोनों रिजल्ट कहाँ है, इसके सरफेस पर है ना, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम तीसरा निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको इधर नोट करें इधर फिलहाल। अब बच्चों हम लोग तीसरा पॉइंट मतलब इस पृष्ठ के भीतर निकालेंगे। ठीक है, इसे मिटा दें, हाँ इसे नोट कर लें, फटाक से मिटा देते हैं। हाँ बच्चों देखिए, तीसरा हम लोग पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उस पृष्ठ के भीतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी तीसरा जो नंबर होगा
पृष्ठ के भीतर, यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, अब जो भी पृष्ठ पर बिंदु पी था उसको उठा कहां लेके जाएंगे, उस औचालक गोले के भीतर लेके जाएंगे। तो हमारे पास बच्चों क्या था, एक कैपिटल आर त्रिज्या का औचालक गोला था। ठीक है, यह औचालक गोला था हमारे पास। अब बिंदु पी को उठाकर कहां लेके आए हम, बिंदु पी को बच्चों हम लेके आए हैं यहां पर लेके आ गए। ठीक है, पी को, जिसकी दूरी हम मान लेते हैं क्या है, केंद्र से स्मॉल आर दूरी है। ठीक है बच्चों, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बच्चों ज्ञात करना होता है, उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है बच्चों, उस बिंदु से होकर जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं बच्चों कि सिमेट्री के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, नियत होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु O से इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी कैसी है, समान है। यानी इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, एक समान होगा। और हम इस गॉसियन पृष्ठ पर बच्चों एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds ले लेते हैं, जिसकी दिशा कहां होगी बच्चों, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। और इस गॉसियन पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, जो नियत वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा कहां होगा, वो भी अभिलंबवत बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है बच्चों, वो भी बाहर की तरफ होगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए, गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds हो जाएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई ds cos थीटा। बच्चों थीटा कितना होगा, दोनों सदिश एक ही दिशा में, यानी थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ई तो बच्चों यहाँ पे अचर पद के जैसा कार्य कर रहा है ना, हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, सेम है। तो ई को इस इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं हम लोग, यानी ई बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, केवल हमारे पास बचेगा ds बचेगा। ds बच्चों इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है ना बच्चों, ds किसका है, छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। तो मान के चल सकते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है ऐसे ही तमाम ds अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और सबको जोड़ दें तो पूरे इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस इंटीग्रल का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इस सभी ds को जोड़ दें तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, गोले का क्षेत्रफल, गोला ही तो है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या बच्चों क्या है, स्मॉल r है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल ds है कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसका मान यहां रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बच्चों मान लेते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन में कितना मान है, अभी 3 हो गया था ना, इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, ये तो बच्चों हमने इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि बच्चों गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स होता है Q/ε0 होता है। तो गॉस के नियम से आप क्या जानते हैं, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q इनसाइड बाई ε0। अब बच्चों Q इनसाइड मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश, इसके भीतर आवेश बच्चों कैसा आवेश है, Q इनसाइड किसके बराबर होगा, क्या प्लस Q आवेश के बराबर होगा, नहीं। प्लस Q आवेश तो बच्चों पूरे इसके सतह में फैला हुआ है, प्लस Q आवेश बच्चों यहां भी फैला हुआ है, पूरा यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, अब हम ये जो Q इनसाइड होता है बच्चों, गॉसियन पृष्ठ के भीतर की आवेश के बारे में बात की जा रही है। तो मान लेते हैं कि बच्चों इसके भीतर का जो आवेश है Q डैश मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, प्लस Q डैश मान लेते हैं, ये हमने माना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे हम लोग, अभी Q डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आवेश इस पूरे औचालक गोले के अंदर तो आवेश प्लस Q है बच्चों, तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश होगा कुछ कम हो जाएगा, हम मान लेते क्या है, प्लस Q डैश है। ठीक है,
चलिए, तब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 4 है, हाँ समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा बच्चों, E इंटू 4πr²। इधर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी E बराबर जो वैल्यू हमें मिलेगा बच्चों फाइनली Q डैश बाई क्या मिल जाएगा, 4πε0 और r² मिल जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, Q डैश का मान निकालते हैं। Q डैश का मान हम इजीली निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालना है। हालांकि हम देख रहे हैं बच्चों जो Q प्लस Q आवेश है इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है, तो आयतन में फैला हुआ तो इसके हर एक पॉइंट पे जो घनत्व बच्चों होगा, डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। चाहे इसके किसी भी बिंदु की बात की जाए, गोला को छोटा कर दे चाहे बड़ा कर दे, तो डेंसिटी क्या होगा, हर एक पॉइंट पर सेम होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे कहीं भी बात की जाए, डेंसिटी बदलने वाली नहीं है। तो हम लोग Q डैश का मान निकाल सकते हैं बच्चों। Q डैश का मान कितना निकलेगा, Q डैश बराबर, अब जानते हैं कि इसके पास आयतन आवेश घनत्व, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, रो बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। तो अगर Q डैश इसको माने तो क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू रो इंटू V हो जाएगा। तो उसके हिसाब से Q डैश का मान कितना मिलेगा, घनत्व तो बदल नहीं रहा है, आयतन इस छोटे वाले गोले की बात की जा रही है, इस गॉसियन पृष्ठ के आयतन की बात की जा रही है। आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है, तो r³ हो जाए। एक बार समझिए हमने कैसे निकाला, ये जो Q डैश बच्चों है इस छोटे वाले गोले के भीतर, मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश हमने माना है। इसकी वैल्यू कैसे निकाला हमने, अब जानते हैं कि बच्चों जो घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व Q अपान V होता है, चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, 4/3 पाई r³ होता है। अब हमने माना है कि ये जो रो है चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, कहीं भी वो समान रहेगा। तो हमने ये जो माना है ये इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश माना है Q डैश। तो इसका यहाँ पे हम गुणा कर दे तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4π3 पाई r³ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गोला छोटा हो चुका है बच्चों, कैसा गोला हो चुका है, छोटा, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, बस स्मॉल r हो जाएगा, सेम रिजल्ट वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। यानी Q डैश की जो वैल्यू मिलने लगी रो इंटू 4π/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह मान हम वहां पे रखें तो क्या मिलेगा बच्चों, E बराबर, चाहे यहाँ पे बच्चों Q डैश का मान हम Q के पदों में भी लिख सकते हैं। देखिए Q डैश का मान क्या हो जाएगा, देखिए रो का मान क्या है, इसकी डेंसिटी की बात की जा रही है, कितनी थी, हमने इसका इक्वेशन शुरू में बताया था, डेंसिटी कितना था, हमने लिखा था Q अपान 4/3 पाई r³ लिखा था, और यहाँ पे क्या है 4/3 पाई r³ है। शुरू में बच्चों हमने बताया था कि जो आयतन आवेश घनत्व है कितना बताया था, Q अपान 4/3 पाई r³ बताया था। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई से कट जाएगा 4/3 पाई, जो बच्चा क्या बच्चा हुआ हमारे पास Q डैश बराबर क्या मिलेगा, Q और कुछ बच रहा है ऊपर, क्या Q हो जाएगा, स्मॉल r बचा हुआ है, और नीचे बच्चों ये 3 कट के कहां जाए, 3 कट गया ना, यानी नीचे हमारे पास केवल क्या बचेगा, कैपिटल R³ बचेगा। यानी Q डैश का मान बच्चों Q इंटू r³/r, स्मॉल r³ कैपिटल R³ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही वैल्यू लिख दिया जाए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, देखिए इस Q डैश का मान यहाँ पे रखें तो बच्चों क्या मिलेगा, Q स्मॉल r³/4πε0 स्मॉल r² और कैपिटल R³। 2 से यहाँ पे 2 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, Q एक r बचेगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, r बचेगा, r³ बचेगा। ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला Q के पदों में इस अचालक गोले के भीतर। अब बच्चों घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं इसको, घनत्व के पदों में कैसे हो जाएगा, घनत्व के पदों में इस Q का मान निकाला जाए, जो शुरू में हमने बताया था Q का मान, जो हमने शुरू में बच्चों डिफाइन किया था, इस किस प्रकार डिफाइन किया था, रो बराबर Q अपान 4/3 पाई r³। Q का मान निकालेंगे रो इंटू 4/3 पाई r³ आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू बच्चों यहाँ पर रखेंगे तो इसको घनत्व के पदों में लिख सकते हैं हम लोग। तो Q का मान क्या हो जाएगा, E बराबर, Q का मान क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r³ हो जाएगा। एक स्मॉल r पहले से ही है, नीचे क्या है 4πε0 और क्या है r³ है। देखिए r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
4 पाई से 4 पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो नोट कर लिया जाए, यानी बराबर क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन पट के ऊपर चला जाएगा, यानी रो 3 एप्सिलॉन नॉट और कुछ बचा, हाँ आर बचा हुआ है, यानी यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ये बच्चों से घनत्व के पदों में, ये इस अचालक गोले के भीतर क्यू के पदों में निकाला वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, नोट कर ले फिलहाल। हाँ बच्चों जल्दी से नोट करें इसे, एक और एप्लीकेशन हम लोग समझे। वीडियो पॉज करें, फटाक से नोट करें आप इसको, मिटा दे। अब इसका एक और एप्लीकेशन हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ इसका एप्लीकेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर कौन सा बच्चों, 4 है। अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इंफिनिटी लेंथ, ठीक है बच्चों। यानी हमारे पास एक अनंत लंबाई का कोई तार है, उस तार के वजह से आपको बताना है कि बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बच्चों माना मेरे पास एक अनंत लंबाई का तार है जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है, ठीक है, और ये धनावेशित है ना, इसको दिया गया जो आवेश है प्लस क्यू है, जो एक समान रूप से इसके लंबाई पर फैला हुआ है, ठीक है बच्चों। प्लस क्यू आवेश इसके लंबाई पर एक समान रूप से फैला हुआ है, और इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है बच्चों, और इस P पर आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों फिगर के बारे में लिख लें पहले, ठीक है, लिखे फिगर के बारे में। हाँ माना निर्वात अथवा वायु में अनंत लंबाई का चालक तार है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी बच्चों हमारे पास अनंत लंबाई का कोई वायर है, इस वायर से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु P है और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो कैसा गॉसियन पृष्ठ बनने बच्चे बनेगा, यहाँ पे गोल बनेगा कि बेलन आकार बनेगा, बेलन के आकार का बनेगा, क्योंकि गोल यदि बनाते हैं तो सिमेट्री नहीं रह पाती है। तो सिमेट्री को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ मतलब एक बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, वक्रित पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। इस वक्रित पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र है वो बच्चों अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा,
अभिलंब बहुत बाहर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, और इस पर हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर बच्चों एक छोटा सा ds क्षेत्रफल ले लेते हैं, जिसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी अभिलंब बाहर की तरफ ही होगी। ठीक, तो बच्चों हम सममिति से कह सकते हैं कि इस वक्रित पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि इस अक्ष से, बेलन का जो अक्ष है, इससे ये सभी दूरियां जो क्या है, सेम है। इस बेलन के अक्ष से जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का जो वक्रित वाला भाग है, इस भाग की जो दूरियां क्या है, समान है। यानी इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र बच्चों होगा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दूरी क्या है, इससे इधर भी क्या है, समान है बच्चों। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र नियत होगा। ठीक है, यानी जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है बच्चों, इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, नियत होगा। तो इस वक्र पृष्ठ वाले भाग से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स कितना निकलेगा वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, वक्र पृष्ठ भाग से संबंध कुल फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds हो जाएगा। और बच्चों हम देख रहे हैं कि E और ds दोनों एक ही दिशा में, यानी थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ई ds cos थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री है। और E क्या है, इस वक्रित पृष्ठ पर E क्या हर एक पॉइंट पर सेम है, यहाँ भी वही है, हर एक पॉइंट पर बच्चों क्या है, E क्या है, सेम है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। तो एक अचर पद का जैसा कार्य कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई इंटीग्रल ds हो जाएगा। ds बच्चों इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है ना, ds इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। तो तमाम गॉसियन पृष्ठ है जो उसको मान कर चल सकते हैं कि ऐसे ही तमाम छोटे छोटे ds अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और सबको जोड़ दें तो इस वक्रित पृष्ठ का हम लोग क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि इस बेलन का जो परिधि है, चूंकि नीचे गोल है ना, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या क्या होगा, r के बराबर ही होगा, तो इसकी परिधि 2 पाई आर है। और इस बेलन की लंबाई यदि हम मान लें बच्चों स्मॉल l, तो परिधि 2 पाई आर है, 2 पाई आर हो गया, और उसकी लंबाई से गुणा कर दे तो ये पूरे वक्रित पृष्ठ का हम लोग क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। परिधि 2 पाई आर और लंबाई से गुणा कर दें तो पूरा वक्रित भाग हम कवर कर सकते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा बच्चों, यानी बेलन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा E इंटू 2 पाई ना, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अभी क्वेश्चन नंबर बच्चों माने फर्स्ट। ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ ये जो फ्लक्स बच्चों ने निकाला, इस वक्रित भाग से फ्लक्स निकाला है। अब हम समतल वाले भाग से फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए समतल वाले भाग पे एक हम पृष्ठीय अवयव लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं, जिसकी दिशा अभिलंब बहुत बाहर की तरफ होगी, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, वह इस दिशा में होगा। तो दोनों, ऊपर भी समतल पृष्ठ है, नीचे भी समतल पृष्ठ है, दोनों समतल पृष्ठों से संबंध फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट ds हो जाएगा। और दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत, एक ऊपर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो इस केस में फ्लक्स बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं। तो ये जो हमने फ्लक्स निकाला बच्चों वक्रित के लिए निकाला है ना, वक्र वाले पृष्ठ के लिए निकाला है। किस लिए निकाला है ये, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। ये हमने जो भाग निकाला है वक्र वाले को निकाला है, इस वक्रित भाग के लिए फ्लक्स निकाला गया है। ठीक है, वक्रित। अब ये जो हमने फ्लक्स निकाला बच्चों समतल वाले भाग के लिए निकाला है। ठीक है,
ये जो भाग हमने निकाला है फ्लक्स समतल के लिए निकाला है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ से दोनों फ्लक्स को जोड़ दें तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा बच्चों, फाई वक्र भाग वाला अब प्लस फाई समतल भाग वाला। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ये तो 0 है, बस यही हमारे मिलेगा, कितना हो जाएगा, E इंटू 2πr, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू देख रहे हैं ऊपर से क्या है, 0 है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर मान ले बच्चों, इक्वेशन नहीं माने, हाँ इसको मान ले, चलिए माना गया क्या, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको हटाइए, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हमने इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स बता दिया, लेकिन आप जानते हैं कि गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे Q इनसाइड की जगह वो कैसा आवेश बच्चों, प्लस Q आवेश दिया गया इस टॉर्ड को। ठीक है, तार पे कैसा आवेश है, प्लस आवेश, यानी प्लस Q आवेश दिया गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से दोनों फ्लक्स हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को बराबर करें तो क्या मिलेगा, A इंटू 4πrl हो जाएगा हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E का मान बच्चों क्या मिलेगा, E का मान जो मिलेगा हमें Q अपान 4π एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिल जाएगा हमें, RL मिल जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र बच्चों हमने निकाला, तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था, उस पर हमने कैलकुलेट किया। अब बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आवेश है वो इसकी लंबाई पर फैला हुआ है ना, तो इसके बाद रेखीय आवेश घनत्व कैसा है, जो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई L। L क्या है, इस सिलेंडर की लंबाई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से Q का मान निकाला जाए तो लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, घनत्व के पदों में E बराबर, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, ये डिब्बा बना दे रहे हैं। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 2πrl। अच्छा, Q का मान कितना भरना बच्चों, वहां से भरेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दें क्या, L से L क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यानी E बराबर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट और R आ जाएगा। यानी यह बच्चों जो रिजल्ट मिलेगा उसके घनत्व के पदों में मिल जाएगा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन का लेकर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और हम पुनः इसका एप्लीकेशन ही लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लें फिलहाल से।